आप कह रहे हो कि मैं उस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करूं जो कि पैरेलल हो, तो एक पॉइंट पे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करना तो बहुत इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हमारे लिए। लेकिन उस पॉइंट से वो लाइन ड्रॉ करना जो कि पैरेलल भी हो और एंगल को बाइसेक्ट भी करे, दैट इज समथिंग विच इज नॉट पॉसिबल एक्चुअली। जरूरी नहीं है कि हर केस में हम चाहे तो पैरेलल भी ड्रॉ कर दे और बाइसेक्ट भी करवा दे, पैरेलल ड्रॉ हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे मान लो आप कह रहे हो कि यहाँ पे मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब ये लाइन ड्रॉ किया ना, तो क्या करेगा, ये 50 प्लस एक्स को दो पार्ट में डिवाइड कर देगा, 50 प्लस एक्स को दो पार्ट में डिवाइड कर देगा, तो वो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो मैं डिस्कस करता हूँ अभी इसको कैसे करना है, बट और कोई कुछ अपना इनपुट देना चाहेगा? एनीवन फ्रॉम द पार्टिसिपेंट्स कोई इनपुट देना चाहेगा? अगम्या? अगम्या कोई इनपुट? और किसी ने किया नहीं है क्या? देखते हैं कि इस क्वेश्चन को लोगों ने क्या अटेम्प्ट किया। स्कोर्स तो आपको दिख ही रहे होंगे, मतलब आप लोगों ने सबमिट किया था तो आपको स्कोर्स दिख गए होंगे। विनायक हैज बीन द टॉप स्कोरर ऑफ द टेस्ट, and along with Vinayak has scored 52 out of 60, and then we have Shikhar who has scored 52 out of 60. फिर थर्ड पोजीशन पे है आदित्य। अनुष्का आपके मार्क्स थोड़े से कम आए मेरे अकॉर्डिंग, क्या हुआ है? अनुष्का अकॉर्डिंग टू Yes, आपके sir. मार्क्स कम आए हैं इस बार, क्या हो गया? सर रफ में तो सही मतलब सॉल्व किया, बट ऑप्शन गलत मार्क कर दिया। ये तो फिर बहुत सिली मिस्टेक है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अभी जैसे क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो 9 लोगों ने टेस्ट दिया था, जिसमें से 4 लोगों ने ऑप्शन बी मार्क किया है, मतलब 4 लोगों ने सही आंसर मार्क किया था, बाकी सबने अलग अलग मार्क किया। अब वो 4 में से अभी कौन कौन है यहाँ पे बताओ, ये भी निकल आएगा, अगर मैं चाहूंगा तो क्लिक करके वो भी देख सकता हूँ। कौन कौन है? कोई हेल्प नहीं करना चाहेगा क्या, इनपुट नहीं देना चाहेगा? चलो मैं इसको अपने व्हाइट बोर्ड पे हम लोग शुरू करें। अब चलो, so we'll start with this question. ठीक है, ऐसा डायग्राम था। अभी सबसे पहले क्या करना है कि ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट पे एक हम पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ओके। और क्या क्या दिया हुआ था, तो दिस वाज ए बी, दिस वाज सी डी, और यहाँ पे हमारा पूरा एंगल था 50 प्लस एक्स, ठीक है। एक मिनट डायग्राम देख लेते हैं। ऊपर ए बी था, वो पॉइंट नहीं दिया, नीचे सी डी है, 90 माइनस 2x 50 प्लस एक्स, 90 minus 2x 50 plus x and 3x plus 2. So this is 3x plus 10
This is 90 minus 2x, right? 90 minus 2x and 50 plus x. ठीक है। अच्छा अभी सुनो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे, हमको पता है, मान लो ये पॉइंट है m, ठीक है, ये पॉइंट है m, ये पॉइंट है n और ये पॉइंट है p। तो साथ ही साथ हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है कि एंगल n m p, ये पूरी वैल्यू कितनी दी हुई है, तो क्वेश्चन ने इस पूरी वैल्यू को दे रखा है 50 प्लस x। अब आइडियल चीज क्या होता है जानते हो इसको करने का, ये तो हमको गिवन है, हमने क्या किया ऑल्सो, और क्या चीज गिवन है हमारे पास, और हमारे पास गिवन है AB पैरेलल CD, दिस इज ऑल्सो गिवन टू अस, ओके, दिस इज ऑल्सो गिवन टू अस। अब एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन किया है जिसमें इस लाइन को मान लो L, इस लाइन को मान लो L, तो अब इस छोटे से कंस्ट्रक्शन में मैंने बोला कि L पैरेलल टू AB इज ड्रॉन, ठीक है, तो L एक ड्रॉ किया गया जो कि पैरेलल टू AB है, और AB क्योंकि पैरेलल टू CD है तो अल्टीमेटली ये तीनों लाइंस जो होंगे ना वो एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे, तो L पैरेलल AB पैरेलल CD हो जाएगा। ओके, अब देखो सबसे पहली चीज, ये ऊपर 90 माइनस 2x है, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी हमारा 90 माइनस 2x हो जाएगा। कैसे होगा ये 90 माइनस 2x, तो ये इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर बन रहे हैं, ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर बन रहे हैं, ठीक है। अभी इस पार्ट को फिलहाल के लिए मान लेते हैं हम y, फिलहाल के लिए मान लेते हैं y, ठीक है। तो हमको पता है कि 90 माइनस 2x और y इनका जो टोटल होगा ना, ये टोटल कितना है 50 प्लस x है, तो यहां से हम y की वैल्यू निकाल लेंगे। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंगल NMP इज इक्वल टू 50 प्लस x, ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो NMP में हम फिर वैल्यू रख लेंगे 90 माइनस 2x प्लस y इज इक्वल टू 50 प्लस x, ओके, और यहां से आप y की वैल्यू निकाल लोगे, y की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, तो ये माइनस 2x को राइट साइड भेजोगे तो प्लस 2x बन जाएगा, प्लस 2x और एक x पहले से प्रेजेंट है तो वो कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, ठीक है। 90 को राइट साइड भेजोगे तो माइनस 90 हो जाएगा, 50 माइनस 90 बन जाएगा माइनस 40, ओके, तो ये हमारा आ गया। अब इस चीज को मैं फिलहाल यहाँ पे लिख देता हूँ, ओके, तो 3x माइनस 40। अब गाइस आपको को इंटीरियर एंगल्स के बारे में बताया गया था, को इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, तो को इंटीरियर एंगल्स होते हैं जहां पे दो लाइन को अगर एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है तो ट्रांसवर्सल के सेम साइड के एंगल्स का सम, जैसे यहाँ पे L देखो, लाइन L और लाइन CD दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, तो ये जो Y है और ये जो 3x प्लस 10 है ये दोनों क्या बन रहे हैं, को इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एंगल Y एंड एंगल 3x प्लस 10, ये क्या हो रहे हैं, दीज आर को इंटीरियर एंगल्स, और अगर ये को इंटीरियर एंगल्स हैं तो इनका सम कितना होगा बताओ फटाफट, अनुष्का, अगर ये को इंटीरियर एंगल्स है तो इनका सम कितना होगा 180। तो अब हम बस अगला स्टेप में क्या करेंगे, इनका सम इक्वल टू 180 करेंगे और y की जगह पे हम इसको यूज कर लेंगे, ठीक है। तो नाउ माय इक्वेशन विल बी 3x minus 40 plus 3x plus 10 is equal to 180, ओके। अब 3x plus 3x कितना हो गया 6x हो गया, और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में देखो -40 प्लस 10, तो -40 प्लस 10 हो जाएगा -30, और उस -30 को राइट साइड में भेजेंगे तो +30 हो जाएगा, एक ही बार में कर रहा हूँ, 180 में 30 ऐड किया तो 210 हो जाएगा। Now x will be equal to 210 divided by 6, which will be equal to 35 degrees, okay, which will be equal to
35 डिग्री। ओके गाइस, तो यहां से मेरा x का वैल्यू आ गया। बोलो, लॉजिक समझ में आया आप सबको? अगर आपने एक सिमिलर क्वेश्चन किया होगा तब तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाना, क्योंकि अभी मेरे को समझाना तो मैं सारी चीजों को लिख रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ। नहीं तो सिमिलर डायग्राम्स में बस बीच में पैरेलल ड्रॉ करना है, और ध्यान रखना जैसे कि आई थिंक शिखर या विनायक ने बताया कि जो लाइन पैरेलल ड्रॉ किया है उसके कारण एंगल्स बाइसेक्ट हो जाएंगे, वो गलत हो जाएगा। हम पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं, बट जरूरी नहीं कि वो एंगल के बीच से निकलेगा। ओके, शुभम, शुभम, इज इट क्लियर? शुभम सिंह, शुभम रिस्पॉन्ड, क्या हो गया? शुभम ऑडियो में कनेक्ट करो या फिर चैट में बताओ। अच्छा, इज नॉट गेटिंग माई वॉइस। एक मिनट, 1 मिनट का ही था। मैं शुभम के घर पे एक बार फोन करवा देता हूँ। ओके, तो इज इट क्लियर एवरीवन? जिन जिन को दिक्कत था, विनायक, इज इट क्लियर क्वेश्चन नंबर ये वाला? एंड दिस इज नॉट अ कॉन्सेप्ट ऑफ आर.एस. अग्रवाल, ये आपके एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है। ओके, एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है ये। ठीक है ना विनायक, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। यस सर। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें। फाइव का इमेज हम लाते हैं स्क्रीन पे। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5। चलो, अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। भले ही कुछ लोगों को मुश्किल दिख रहा हो, बट एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच रहना था। अल्टीमेटली आपको CAB का वैल्यू निकालना है, ठीक है। एंगल CAB विच इज इक्वल टू 6x। तो क्वेश्चन में जब तक आप x की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू सॉल्व इट, राइट? तो अब आपका अप्रोच क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहले विनायक बताओ, क्या आप ये वाला एंगल निकाल सकते हो? क्या ये वाला एंगल निकाल सकते हो? अप्रोच लॉजिक क्या क्या हो सकता था? हमको 3 छोटे छोटे ट्रायंगल दिख रहे हैं, जिसमें से कि साइड के जो 2 ट्रायंगल्स है उनके 2 एंगल्स हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। तो अगर हमारे पास उसके 2 एंगल्स ऑलरेडी गिवन है, तो उसके हेल्प से मैं तीसरा एंगल निकाल सकता हूं ना यार।
उसके हेल्प से मैं तीसरा एंगल निकाल सकता हूं। तो उस तीसरे एंगल की वैल्यू यहां भी निकालेंगे और यहां भी निकालेंगे। ठीक है अनुष्का, कैन यू टेल मी ये वैल्यू कितनी होगी? ये वाला एंगल कितना होगा जो मैंने रेड कलर से मार्क कर रखा है? सर बट स्क्रीन पे शो नहीं हो रहा है। स्क्रीन पे शो नहीं हो रहा है? अभी शो हो रहा है क्या? यस सर। हाँ बताओ ये कितना कितना होगा ये वाला एंगल? बाकी लोग गेट रेडी, किसी का भी नाम ले सकता हूँ। आयुष आप ये वाला एंगल निकालने के लिए रेडी हो जाना, बताने के लिए। सर इस एंगल को हम x लेट कर सकते हैं। इसको x सिलेक्ट करने के बाद फिर एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे इस ट्रायंगल में। ठीक है, तो सबसे पहली चीज अनुष्का, हम x नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? बिकॉज इस क्वेश्चन में x ऑलरेडी एक वेरिएबल के तौर पे काम कर रहा है। तो अगर आप वही वेरिएबल मानोगे देन इट कैन बी डिफिकल्ट, राइट? हो सकता है कि कुछ उसके कारण एरर आ जाए कैलकुलेशंस में। तो हम अगर क्वेश्चन में कोई एक वेरिएबल ऑलरेडी हमको दिख रहा है, ठीक है, कोई एक लेटर हमको ऑलरेडी दिख रहा है, तो हम उसको यूज नहीं करते। ये एक सिंपल सा रूल होता है, क्योंकि मिसकंफ्यूजन भी हो सकता है ना। ठीक है, तो यहाँ पे हम ओके उसको सर। मानेंगे y, इसे मानेंगे y। तो एंगल्स हम प्रॉपर्टी लगाओगे तो 3x प्लस 4x प्लस y, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। अब जिसमें से कि y को अकेला रख दो, बाकी को दूसरे साइड भेज दो। तो 3x प्लस 4x हो जाएगा 7x, इसको यहाँ भेजेंगे तो ये हो जाएगा -7x। ठीक है, सिमिलरली दूसरे वाले केस में हम इसको क्या करते हैं, वी विल अज्यूम इट एज z। तो इसको अगर z मानेंगे एंड वही एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं, तो z प्लस 6x प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्रीज हो जाएगा। z को अकेला रखा एंड बाकी को दूसरे साइड भेज देते हैं, तो 180 डिग्री माइनस 8x हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहां से मेरा z आ गया। ये निकालने का मेरा लॉजिक क्या था गाइस? माय लॉजिक वाज वेरी क्लियर कि दिस एंगल एंड दिस एंगल विल बी इक्वल टू, बताओ ये दोनों एंगल के बीच में क्या रिलेशन होगा? फराज क्या बता सकते हो, ये दोनों एंगल्स के बीच में क्या रिलेशन होगा? सर वर्टिकली अपोजिट एंगल। एग्जैक्टली, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, राइट? तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होगा, तो उस हिसाब से वो छोटा जो ट्रायंगल है ना, छोटा ट्रायंगल को मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। ठीक है, ये मेरा वो छोटा वाला ट्रायंगल हो गया। तो इस छोटे वाले ट्रायंगल में हमारे पास ऑलरेडी ये ऊपर 5x दिया हुआ था। ठीक है, ऊपर हमारे पास ऑलरेडी 5x दिया हुआ था। फिर ये वर्टिकली अपोजिट के कारण यहाँ भी y आ जाएगा, और y की वैल्यू कितनी है? तो y की वैल्यू 180 माइनस x है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे y लिख देता हूँ। और सिमिलरली देखो, अगर यहाँ पे z है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? z हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट से। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं? अगेन वी कैन यूज एंगल सम प्रॉपर्टी। अगेन वी कैन यूज एंगल सम प्रॉपर्टी। अब एंगल सम प्रॉपर्टी में हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे 5x प्लस y प्लस z, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब y की वैल्यू पुट कर दो फटाफट। तो y की वैल्यू देखो लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, 180 माइनस 7x। ठीक है, 180 माइनस 7x। z देखो, z ऊपर दिख रहा है, 180 माइनस 8x, तो 180 माइनस 8x, ये टोटल कितना हो रहा है? तो ये टोटल हो रहा है 180 डिग्री। ठीक है, सो शुभम इसके बाद क्या करेंगे बताओ? यस शुभम बताओ। सर मैं सर नहीं समझ में आया। क्या सर नहीं समझ में आया। आपको कुछ समझना है या इसमें बस ये पूछ रहा हूँ कि अब यहाँ से x का वैल्यू कैसे निकालेंगे? सर सबको एंगल सम सर सारे एंगल को सम करके इक्वल टू 180 कर देंगे। हाँ, तो
अभी जो चीज आपको नहीं समझ में आया, सबसे पहले हमने क्या किया, ये देखो इस फिगर पे 3 छोटे छोटे ट्रायंगल है। तो ये लेफ्ट वाला ट्रायंगल देखो, इस ट्रायंगल में हमारे पास 2 एंगल पहले से था, एक है 4x और एक है 3x। मैंने इस एंगल को माना y, ठीक है। तो y, 4x एंड 3x, इन तीनों का सम कितना हो जाएगा? इन तीनों का सम हो जाएगा 180 180 डिग्री। तो वही मैंने यहाँ पे 3x प्लस 4x प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री लिखा है। वहां से मैंने y का वैल्यू निकाल लिया 180 माइनस 7x, ठीक है। यस सर। y हमने खुद इंट्रोड्यूस किया और फिर हमने y को x के टर्म्स में लिख दिया। सेम सिनेरियो मैंने किया ये राइट साइड वाले ट्रायंगल में। यहाँ पे मैंने इस एंगल को z माना, ठीक है। z, 6x एंड 2x, इन तीनों का सम हो जाएगा कितना? 180 डिग्री। अगेन वही अपना एंगल सम प्रॉपर्टी। तो z प्लस 6x प्लस 2x इक्वल टू 180 डिग्री हुआ। यहाँ से z का वैल्यू निकाल लिया, z का वैल्यू आया 180 डिग्री माइनस 8x। तो मैंने y को भी x के टर्म्स में लिख लिया, z को भी x के टर्म्स में लिख लिया। अब देखो ऊपर जो छोटा ट्रायंगल आपको दिख रहा है शुभम, तो उस छोटे से ट्रायंगल का ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों इक्वल होंगे। किस रीजन से इक्वल होंगे? तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा हूँ VOA, वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये दोनों इक्वल होंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी देखो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। सेम रीजन है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो अब उसी ट्रायंगल को मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, इसी ट्रायंगल को मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, ठीक से देखो। तो यहाँ पे ऊपर वाला एंगल है 5x, ये वाला एंगल है आपका y और ये वाला एंगल है z। अब इन तीनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए? इन तीनों एंगल्स का सम होना चाहिए 180 डिग्री। तो यहाँ से मैंने 5x प्लस y प्लस z का वैल्यू 180 रखा है। अब मैंने y का वैल्यू यहाँ से पुट कर दिया और z का वैल्यू यहाँ से पुट कर दिया। तो इन सबको पुट करके अब ये पूरा इक्वेशन किसके टर्म्स में आ गया? पूरा इक्वेशन में सिर्फ अब वेरिएबल हमको x देखने को मिल रहा है। तो अब हमको बस इसे सॉल्व करना था, ठीक है। तो अब जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो 180 प्लस 180, और कहने के लिए क्या हो जाएगा? 5x प्लस 180 माइनस 7x माइनस 7x प्लस 180 माइनस 8x इज इक्वल टू 180 हो जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। अब यहाँ पे 180 दोनों जगह से कटा। अभी देखो ये कितना हो गया? ये हो जाएगा माइनस 15x और प्लस 5x कितना हो जाएगा? माइनस 10x। तो माइनस 10x को राइट साइड भेजेंगे, इक्वल टू के राइट साइड भेजेंगे तो प्लस 10x बन जाएगा। और यहाँ पे एंगल क्या बचा? तो सिर्फ 180 एक बचा हुआ है, ठीक है, सिर्फ 180 एक बचा हुआ है। तो 10x इज इक्वल टू 180 हो गया और यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 18, ठीक है। यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 18। जैसे ही मेरा x का वैल्यू 18 आ गया, क्वेश्चन ने क्या पूछा था? क्वेश्चन ने आपसे CAB पूछा है। अब ठीक से देखो CAB कितना है? CAB हमारा 6x है। तो अगर x का वैल्यू हमारा 18 डिग्री आ गया, therefore our angle CAB जो कि हमारा 6x है, ये हो जाएगा 6 into 18 and 6 into 18 is 108 degrees. Okay, so this becomes my final answer for this question. So I hope this is clear to everyone. Okay, आया समझ में गाइस आप सबको? चलो ठीक है। विनायक क्लियर है क्या? बिकॉज विनायक वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने क्वेश्चन पूछा था। अगला क्वेश्चन है 11 जिसमें बहुतों को दिक्कत है। देख लेते क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 गाइस, क्वेश्चन नंबर 11 आप देखो एंगल्स, वो पाइथागोरस थ्योरम लगा लोगे आप लोग? एक काम करता हूं, रुको इस डायग्राम को पहले ड्रॉ कर लेते हैं। वेरी गुड शिखर।
ऐसा करके कुछ है, 9, 7, अच्छा ऊपर 90 डिग्री है, 9, 7, 3, 8। नाइन 7, 3, x, ठीक है। और हमको यहाँ पे x का वैल्यू निकालना। तो सबसे पहले ये देखो, a नाम दे देता हूँ, अभी कुछ भी नाम दे दूंगा, मैटर नहीं करेगा, ओके। तो देखो ट्रायंगल ABC हो गया एंड ट्रायंगल BCD हो गया, BDC हो गया, बोथ आर राइट ट्रायंगल्स, बोथ आर राइट एंगल ट्रायंगल्स, ठीक है, बोथ आर राइट एंगल ट्रायंगल्स इन विच, और दोनों का हाइपोटेन्यूज कौन सा है, हाइपोटेन्यूज क्या होता है 90 डिग्री का ऑपोजिट वाला साइड, तो इन विच BC इज द हाइपोटेन्यूज, ओके। नाउ पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे अपन। पहला ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में देखो, ट्रायंगल ABC में अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो 9 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू y का स्क्वायर, ओके। फिर देखते हैं अपन दूसरा ट्रायंगल कौन सा पकड़ेंगे, BDC ट्रायंगल पकड़ेंगे। तो ट्रायंगल BDC में पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो x का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू y का स्क्वायर होगा, ओके। इसको 1 मार्क किया ऊपर वाले को, नीचे वाले को 2 मार्क किया। अब दोनों इक्वेशंस को देखो, दोनों इक्वल टू y स्क्वायर है, तो दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे कि नहीं होंगे, तो वहीं पे हम लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, तो 9 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। फिर इसको सॉल्व करेंगे हम, तो 9 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, 81 यहाँ पे, 49 यहाँ पे, तो 90, 140 हो गया, सॉरी 130 आएगा, 130, और यहाँ पे x का स्क्वायर प्लस 9 है, 9 को यहाँ लेकर आओगे तो 121 इज इक्वल टू x का स्क्वायर आ गया। अब 121 किसका स्क्वायर होता है, 11, तो यहाँ से x का वैल्यू हम रखेंगे 11, तो दिस बिकम्स माय आंसर। अनुष्का, इज इट क्लियर? ठीक है ना, सिंपल राइट एंगल ट्रायंगल से हमको वो कॉन्सेप्ट लगाना था। कॉन्ग्रुएंसी आपके दिमाग में RHS रूल आ रहा होगा, ठीक है, बट आपको समझना पड़ेगा कि RHS रूल यूज नहीं होना था, क्योंकि वो मैंने सिलेबस में दिया ही नहीं था, ट्रायंगल्स चैप्टर था ही नहीं। और किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है किसी को? ठीक है, बाकी सारे ये आपके क्वेश्चन सामने ही है। और किसी को किसी में दिक्कत था? क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, शिखर को 9 में प्रॉब्लम है। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। चलो अब देखो 9 कह रहा है कि a batsman scored some singles, ठीक है, some fours and some six in a cricket match। तो एक बैट्समैन ने सिंगल स्कोर किया है, 4 रन मारे हैं, 6 रन मारे हैं क्रिकेट मैच। नाउ द नंबर ऑफ सिंगल्स मेड बाय अ बैट्समैन is 3 times the number of fours scored by the same batsman। So number of singles made by a batsman is 3 times the number of fours scored by the same batsman। अब यहाँ पे आपको कुछ कुछ चीजें, ओके, फिर बैट्समैन ने कुछ सिक्सेस भी स्कोर किए हुए, लीनियर इक्वेशन बनाना सिर्फ। अच्छा नहीं शिखर, प्रैक्टिस की बात है ना, कंफ्यूजिंग नहीं है। देखो सबसे पहली चीज
मानो कि अगर मैं आपसे पूछूंगा कि आपने 4 सिंगल्स लिए और 4 फोर्स मारे, 4 सिंगल्स लिए और आपने 4 फोर्स मारे, तो आपका स्कोर कितना हो जाता है बताओ? कितना हो जाएगा? 4 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 4, 4 सिंगल्स लिए तो उसके 4 रन हो गए, 4 इंटू 1, और 4 फोर्स मारा है तो 4 इंटू 4 16, तो 16 प्लस 4 20 रन हो जाते हैं। वही लॉजिक यहाँ पे भी लगाना है ना। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ से आपका मेन शुरुआत हुआ है। पहला लाइन ने आपको बताया कि उसने क्या किस किस फॉर्म में स्कोर किया रन, तो उसने या तो 1 रन मारा है, या फिर 4 स्कोर किया है, या फिर 6 स्कोर किया है, ठीक है। फिर सेकेंड लाइन कह रहा है द नंबर ऑफ सिंगल्स इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ फोर्स। तो आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए था, आप यहाँ पे लिखते लेट द नंबर ऑफ फोर्स be x, number of fours be x, therefore the number of ones या फिर सिंगल्स, ये कितना हो जाएगा? क्वेश्चन कितना कह रहा है? 3x कह रहा है ना, 3 गुना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3x, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 3x। अब क्वेश्चन कह रहा है कि बैट्समैन ने कुछ सिक्सेस भी स्कोर किए थे, बैट्समैन ने कुछ सिक्सेस भी स्कोर किए थे, तो यहां हम लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ सिक्सेस बी y, नंबर ऑफ सिक्सेस बी y। अब आपको सिंपल सा सोचना है यहाँ पे कि अगर आपने, मानो एग्जांपल के तौर पे, आपने अगर 2 सिक्सेस मारे तो आपने कितना रन स्कोर किया होगा? अगर आपने 2 सिक्सेस मारे तो आपने कितना रन स्कोर किया होगा? 12 रन, 6 इंटू 2। तो सिमिलरली शिखर, अगर मैं आपको बोलूं कि आपने y सिक्सेस मारे तो उस केस में आपका रन कितना होगा स्कोर किया हुआ? अगर आपने y सिक्सेस मारे हैं तो उस केस में आपके रन कितने हो जाएंगे? 6y हो जाएगा ना, सिंपल सी बात है। इसी y के जगह पे जब 2 लिखा तो इसीलिए आपने 6 इंटू 2 कर दिया। तो जब इसके जगह पे मैं आपको बोलूंगा कि आप क्या कहते हैं y रखो तो कितना हो जाएगा? 6y हो जाएगा ना। तो अब देखो आपने कितने फोर्स मारे, आपने x नंबर ऑफ फोर्स मारे, तो यहां से आपका टोटल रन कितना हो जाएगा? सबका टोटल रन देख लेते हैं। तो यहां से आपका टोटल रन हो जाएगा 4x, यहां पे आपका टोटल कितना हो जाएगा? 3x, और यहां पे आपका टोटल कितना हो जाएगा? 6y, ठीक है, 4x 3x एंड 6y। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टोटल रन आपने कितना स्कोर किया है? वो स्कोर किया आपने 84। तो अगर आपने वो 84 स्कोर किया है, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4x प्लस 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 84 होगा, ठीक है। अब ये 4x प्लस 3x कितना हो गया? वो बन गया हमारा 7x, 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 84। तो 7x प्लस 6y ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है अभी? ठीक है, तो चलो इसको यहीं पे खत्म करते हैं और हम शुरू करते हैं प्रोबेबिलिटी, जो हमने लास्ट क्लास में किया था। आपको प्रोबेबिलिटी से होमवर्क दिया था मैंने, तो जस्ट गिव मी 1 मिनट, उसे ओपन कर लो। हैंग हो रहा है बहुत ज्यादा।
Guys, just give me 1 minute, huh? It's hanging a lot. Okay, so guys, get ready to have a small quiz. Repeat question number 1. What happened, Ayush? देख लेते क्या था क्वेश्चन नंबर 1 में. आयुष, I will not spend much time यार, because अच्छे से उसको समझाने में अच्छा खासा टाइम लगाया था. देखो बेसिकली क्या था क्वेश्चन में, आपको ये दोनों ऑलरेडी पैरेलल दिया हुआ है. ये हमारा AB है और ये हमारा CD था. This is AB and this is C. And next time Ayush, I will not consider this type of request. मैं जब उस टाइम पे पूछा था तब आपने नहीं बोला. जब ये खत्म हो गया और आगे हम प्रोबेबिलिटी शुरू करेंगे तब आप कह रहे हो. तो यहाँ पे क्या करना है कि इस टाइप के डायग्राम में हमने यहाँ पे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किया है. ओके, यहाँ पे हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किया है. एंड फिर ये वाला जो एंगल होगा, लॉजिकली इफ ऑल द 3 लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, तो दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल. अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस वाज इक्वल टू हाउ मच? -90 minus 2x. So this was equal to 90 minus 2x. ये हमको ऑलरेडी दिया हुआ है.
तो अगर वो 90 माइनस 2x है तो ये भी 90 माइनस 2x हो जाएगा। कौन सा लॉजिक से? यूजिंग द लॉजिक ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। उसके बाद इसको हमने y माना हुआ था, इसको मैंने y माना हुआ था, एंड ये हमको क्वेश्चन में पहले ही दे रखा था। कितना दिया हुआ था ये? दिस वाज गिवन एज 3x plus 10, 3x plus 10। अब साथ ही साथ ये पूरा जो एंगल है, दिस एंटायर एंगल इज आल्सो गिवन। तो 90 minus 2x, this entire angle is already given to us। कितना दिया हुआ था ये? This was given as 50 minus x और 50 plus x। This entire thing was given to us as 50 plus x। तो आपको यही सोचना था कि इतना तो हमको वहां से ऑल्टरनेट इंटीरियर से मिल गया, ये y मैंने एज्यूम किया है, लेकिन ये टोटल कितना है? तो ये टोटल है 50 plus x। तो इसको इक्वल करके यहाँ से मैंने y का वैल्यू निकाल लिया था, एंड y का वैल्यू आ गया था 3x minus 40। ओके, 3x minus 40। तो अब उस हिसाब से ये कितना बन गया? ये वैल्यू हमारे पास कहीं ना कहीं आ गई 3x minus 40। अब देखो आयुष, ये दोनों एंगल्स जो है वो एक दूसरे के साथ क्या है? को इंटीरियर बन रहे हैं। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एक दूसरे के साथ को इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं। तो को इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है? को इंटीरियर एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। तो आपको क्या लिखना था? y plus 3x plus 10 is equal to 180 डिग्री। अब y के जगह पे आप क्या पुट करोगे? तो y के जगह पे इसको एंगल को पुट करोगे, तो 3x minus 40 पुट कर देते, और यहाँ पे तो 3x plus 10 पहले से ही प्रेजेंट था। यहाँ से आप इजीली 180 करके अपना x का वैल्यू निकालते। x का वैल्यू यहाँ से आ रहा था 35 डिग्री। 1 मिनट, 6 30, हाँ, x का वैल्यू आ रहा था 35 डिग्री। बस इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। क्लियर? लाइन पैरेलल ड्रॉ करना है, ऊपर का ये दोनों एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर से इक्वल हो जाता से, फिर ये y हम निकालते अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन, फिर y और 3x plus 10 ये को इंटीरियर है, इनका सम 180 डिग्री होगा। ओके, चलो नाउ तो आपको मैंने प्रोबेबिलिटी के होमवर्क्स दिए थे करने के लिए, कितने लोगों से हो गया था? अनुष्का ने कर लिया है? बताओ कहां पे प्रॉब्लम हुआ है इसमें? डन एंड सबमिटेड। कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस में? प्लीज बताइए। यस, अनुष्का ने हैंड रेस किया, अनुष्का के क्वेश्चंस हो गए। अंशु, कोई प्रॉब्लम है क्या? सर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, ओके। चलो, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है रेफर टू क्वेश्चन टू एक्सरसाइज 14.2। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे नहीं वैसे। हाँ, अब हम लोग को इसके लिए एक्सरसाइज 14.2 पे जाना पड़ेगा। 1 मिनट, वापस से बुक खोलनी पड़ेगी। So this is our exercise 14.2 और इसका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन पढ़ लो एक बार सब कोई। 30 children were asked about the number of hours they watched television programs in the previous week। तो 30 बच्चों से पूछा गया था कि कितने घंटों के लिए उन्होंने टीवी प्रोग्राम्स देखे थे पिछले हफ्ते में।
and the results found were as follows. तो 30 बच्चों का क्या क्या रिस्पॉन्स आया था, उस रिस्पॉन्स को यहाँ पे नोट डाउन किया क्वेश्चन गया। नंबर 8 नहीं है हाँ सर, ये वाला नहीं है सर, 14.2 में है। 14.2 ना, ये कौन सा एक्सरसाइज दिख रहा है आपका? यहाँ पे लिखा हुआ है रेफर टू क्वेश्चन नंबर 2। ओके, इट इज क्वेश्चन नंबर 2। मैं क्वेश्चन नंबर 8 देख रहा हूँ। सिमिलर क्वेश्चन है। The distances in kilometers of 40 engineers from their residence to their place of work were found as follows. तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 40 इंजीनियर्स है, उन 40 इंजीनियर्स का घर से लेके उनके ऑफिस तक का जो डिस्टेंस है वो किलोमीटर में बताया गया है। जैसे यहाँ पे हमको वैल्यू देखने को मिल रहा है 5, मतलब एक इंजीनियर का घर से 5 किलोमीटर का दूरी होता है उसके घर तक, ऑफिस तक का। फिर यहाँ पे वैल्यू लिखा 3, तो अगला जो इंजीनियर होगा उसका 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है, फिर 10 किलोमीटर, फिर 20 किलोमीटर। इस तरीके से ये सारी वैल्यूज हमारे पास लिखी हुई हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी दैट एन इंजीनियर लिव्स लेस देन 7 किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस ऑफ वर्क। अब गाइस कितने इंजीनियर है? 40। क्वेश्चन के हिसाब से 40 इंजीनियर है। अब 40 में से हमको ये बस जानना है कि उसमें से कितने इंजीनियर्स का जो घर है वो 7 किलोमीटर के अंदर आता है रेसिडेंस का, राइट? अच्छा, इससे पहले एक क्विक 2 minutes डिस्कशन ऑन व्हाट इज प्रोबेबिलिटी। हम पढ़ चुके हैं, बस एक क्विक रिवीजन टाइप रहेगा। तो आप लोगों को क्या क्या बताया हुआ था? सबसे पहला, प्रोबेबिलिटी इज नथिंग बट द चांस ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, राइट? प्रोबेबिलिटी इज द चांस ऑफ ऑकरिंग ऑफ एन इवेंट बोलो या फिर हैपनिंग ऑफ एन इवेंट बोलो। ठीक है, एक कोई चीज के होने का क्या चांसेस रहता है उसी को हम प्रोबेबिलिटी में डील करते हैं। दूसरा, प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला रहता है, तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है टोटल फेवरेबल आउटकम्स, टोटल फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स, राइट? मतलब फेवरेबल में आता है जो हमें चाहिए। क्या मतलब, मान लो अगर जैसे अभी वो हो गया 40 इंजीनियर थे, 40 इंजीनियर्स के घर का ऑफिस तक का डिस्टेंस अलग अलग हो सकता है, तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? डिनोमिनेटर में 40 आएगा। पॉसिबल कितने हो सकते हैं? तो 40 में से कुछ भी हो सकता था। फेवरेबल क्या चाहिए? तो हमको उन इंजीनियर्स को पिक करना है जिनका डिस्टेंस घर से सिर्फ 7 किलोमीटर के अंदर बनता है। ठीक है, ओके गाइस। तो ये मतलब कैसा रहा कि अब अगर हम उस क्वेश्चन से रिलेट करेंगे जो हमको दिया गया है, तो इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया था कि बताइए क्या प्रोबेबिलिटी है कि उन इंजीनियर्स का जो घर है वो 7 किलोमीटर के अंदर है। अब आ जाओ यहाँ पे डेटा पे, तो डेटा में देखो 7 से लेस बोला है। बात समझ में आ रही है? 7 से लेस देन 7 बोलने का मतलब कि 7 भी हम काउंट नहीं करेंगे, 7 से छोटा ही काउंट करेंगे। तो गिनो कितने हैं? 1, मैं यहाँ पे बोले आता हूं स्पॉटलाइट। ठीक है, तो ये 1 हो गया, ये 1, 2, ये नहीं काउंट करेंगे क्योंकि वो एग्जैक्टली 7 है। फिर ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कितने हो गए? ये टोटल 9 हो गए। तो फेवरेबल कितने हैं? 9 है। टोटल कितना हो सकता था? 40 में से कुछ भी उठा सकते थे, राइट? अल्टीमेटली ये सिलेक्शन आप किस में से कर रहे हो? 40 में से ही कर रहे हो, तो उस केस में आंसर कितना हो जाएगा? 9 out of 40। शुभम, इज इट क्लियर? शुभम? यस सर, क्लियर। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट भी देख लेते हैं। कुछ सेकेंड पार्ट था उसका, तो सेम यही चलेगा भी। हाँ, वो क्या करेंगे, बस चेंज करते रहेंगे। अब बोला है मोर देन 7 और इक्वल टू 7, मोर देन 7 और इक्वल टू 7। अब आप लोगों को मैंने पिछले क्लास में बताया था एक छोटी सी चीज कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, तीसरा पॉइंट क्या बताया था? प्रोबेबिलिटी ऑफ
not happening, probability of not happening of an event, this is equal to 1 minus probability of 1 minus probability of happening of an event. ठीक है, probability of not happening of an event is equal to 1 minus probability of happening of an event. ये हमने पढ़ा हुआ था. अभी अपन ने जब देखा कि 7 किलोमीटर से कम डिस्टेंस होने का प्रोबेबिलिटी है 9 आउट ऑफ 40. तो 7 या 7 से ज्यादा होने, ये तो इसका उल्टा हो जाएगा. तो अगर हम यही लॉजिक लगाएंगे ना गाइस, तो हम इजीली उस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं बिना वापस से पढ़ते हुए. तो इस बार इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 1 माइनस 9/40. बात समझ में आ रही है क्या? क्योंकि 7 या 7 से कम उसका प्रोबेबिलिटी है 9/40, सॉरी 7 से कम का प्रोबेबिलिटी है 9/40. तो उसको छोड़ दोगे. वो नहीं होने का मतलब क्या हुआ, वो नहीं होने का मतलब कि डिस्टेंस या तो 7 किलोमीटर है या 7 से ज्यादा है कि नहीं. तो उस केस में क्या लॉजिक लगाओगे आप, 1 माइनस 9/40. 1 माइनस 9/40 विल बी इक्वल टू 31/40. तो ये आपका आंसर हो जाएगा सेकेंड पार्ट का. ये आपका आंसर हो जाएगा सेकेंड पार्ट का. ठीक है, फिर आते हैं, या फिर आप गिनती करके भी करते तो आपको 31 ही मिलता. और लास्टली है विद इन हाफ किलोमीटर फ्रॉम आवर प्लेस ऑफ वर्क. विद इन हाफ किलोमीटर. तो जब हम देख रहे थे हमको कोई भी वैल्यू हाफ नहीं दिख रहा था, मिनिमम हमको 2 दिखा था यहाँ पे 2 किलोमीटर. तो उस केस में क्या कोई फेवरेबल आया है, कुछ भी फेवरेबल नहीं है. तो अगर कुछ भी फेवरेबल नहीं है तो फेवरेबल आउटकम 0 है, टोटल आउटकम तो 40 है, तो 0/40 0 ही रहेगा. तो थर्ड वाले का आंसर है 0, फर्स्ट वाले का आंसर है 9/40 एंड सेकेंड वाले का आंसर हो जाएगा 31/40. ठीक है, डन. और बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम है? क्वेश्चन नंबर 2 नहीं अनुष्का, और लोगों को किसी में प्रॉब्लम है क्या, बताओ फटाफट. और सॉल्व किए थे क्वेश्चंस? दिखा देता हूं एक बार. नाइन और 10 तो एक्टिविटी है, उसको हटाते हैं. क्वेश्चन नंबर 11 एंड इजी क्वेश्चन. देखो ये बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इजी. आंसर पीछे से मिला लिया था, कोई दिक्कत नहीं है किसी को, कोई भी कुछ नहीं कह रहा. आई बिलीव सबने सॉल्व कर लिया इसको अच्छे से. अच्छा, शिखर का भी रिस्पॉन्स आ चुका है. कौन बचा है? फराज, कोई डाउट है क्या? फराज, आयुष, फराज, आयुष एंड विनायक. ओके, विनायक ने रिस्पॉन्ड कर दिया. नो सर. चलो ठीक है, तो ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है. अब अपन शुरू करते हैं 40 शुरू करते हैं. ठीक है, पीछे से चलते क्योंकि ना कुछ छोटे छोटे चैप्टर्स है और थोड़ा सा जल्दी कुछ इजी चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे तो यू गाइस विल फील कॉन्फिडेंट. In fact, we don't have much time. आपको होमवर्क भी देना है या फिर let's start with the small chapter. So now we will follow chapter 12, फिर chapter 13, फिर chapter 14. अभी हमारे पास और सिर्फ ज्यादा से ज्यादा अराउंड 10 मिनट बचा हुआ है, तो इसीलिए हम छोटा चैप्टर पिक करते हैं जिसके मेरे को भी ज्यादा कॉन्सेप्ट समझाने नहीं पड़ेंगे. ठीक है, तो गाइज अब देखो हीरोन्स फॉर्मूला. अब ये हीरोन्स फॉर्मूला पढ़ा है क्या, बताओ एक बार. अगर पढ़ा है तो यस पे क्लिक करो.
पढ़ा हुआ है, थोड़ा मोड़ा पढ़ा हुआ है, ओके। शिखर ने फॉर्मूला जानता है, मिनिमम क्वेश्चन सॉल्व किया। गाइस देखो, व्हाट इज हेरोन्स फॉर्मूला? सो इट इज अ फॉर्मूला व्हिच इज यूज्ड टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्रायंगल। जनरली हमको क्या पता रहता है, जो आपको बचपन से फॉर्मूलाज याद रहते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल का, दैट इज हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, राइट? बेस इनटू हाइट। अब बेस क्या होता है? तो बेस इज नथिंग बट साइड ऑफ अ ट्रायंगल। बेस क्या होता है? इट इज साइड ऑफ अ ट्रायंगल, है कि नहीं? साइड ऑफ अ ट्रायंगल होता है। और ये हाइट क्या होता है? हाइट होता है परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम opposite vertex to the base, perpendicular drawn from opposite vertex to the base, ठीक है? तो जो एरिया आपको जो फिलहाल जो फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, उसमें बेस क्या होता है? तो एक ट्रायंगल का साइड ही होता है, और उसी साइड के ऊपर ऑपोजिट वर्टेक्स से जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ना, उसी परपेंडिकुलर को हाइट ऑफ द ट्रायंगल बोला जाता है, राइट? तो अब इस फॉर्मूला का लिमिटेशन क्या है? इस फॉर्मूला का लिमिटेशन है कि हमको हाइट पता होना चाहिए। अब हीरोन्स जो था उसने क्या किया, हीरोन्स को एक सिंपल सी बात सूझी थी कि अगर हमारे पास तीनों साइड्स हैं, अगर हमारे पास ट्रायंगल के तीनों साइड्स हैं, तो क्या हम एरिया निकाल सकते हैं? तो वो निकाल सकते हो यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। तो सिग्निफिकेंस क्या है? वी कैन कैलकुलेट द एरिया of a triangle, we can calculate the area of a triangle if we know all the three sides of the triangle, okay? तो अगर एक ट्रायंगल के तीनों साइड हमको पता है तो हीरोन्स फॉर्मूला लगाकर हम उसका एरिया निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे हमको हाइट हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है ना, तो हाइट जानने की जरूरत नहीं होती है। यही फायदा है हीरोन्स फॉर्मूला का, इसके अलावा और कुछ इसका सिग्निफिकेंस नहीं है, ठीक है? तो चलो एक डायग्राम से सिंपल सा समझते हैं। जैसे मान लो कि एक छोटा सा मैंने ट्रायंगल ड्रॉ किया, ओके? अब इस ट्रायंगल में ये ए हो गया, ये ट्रायंगल एबीसी है। अब इस ट्रायंगल एबीसी में मान लो मेरे पास साइड्स का लेंथ दिया हुआ है, तो दिस इज लेट्स से this is A, this is B and this is C, ठीक है? इसका लेंथ है A, इसका लेंथ है B और इसका लेंथ है C। C जो लिखा है वो पूरा AC का लेंथ है, ठीक है? तो अब जो फॉर्मूला बताता है ना, वो फॉर्मूला कहता है कि आपको क्या करना है, आपको एरिया निकालना है। तो एरिया विल बी इक्वल टू, एक बड़ा सा रूट लगाना है आपको, और उस बड़ा सा रूट में लिखना है S इंटू S माइनस पहला साइड जो कि A है, S माइनस दूसरा साइड जो कि B है, एंड S माइनस तीसरा साइड जो कि C है, ठीक है? S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, जहां पे ABC हमारे ट्रायंगल के तीनों साइड होंगे। नया पार्ट क्या दिख रहा है आपको? नया चीज दिख रहा है S। तो ये S क्या है? S इज कॉल्ड एज द सेमी पेरीमीटर। अब ये पेरीमीटर तो आपको पता है सारा बाउंड्री होता है, तो सेमी क्या हो जाता है? सेमी का मतलब हाफ हो गया, हाफ पेरीमीटर, ठीक है? हाफ पेरीमीटर मतलब एक ट्रायंगल का पेरीमीटर होता है उसके सम ऑफ 3 साइड्स। तो यहाँ पे साइड्स क्या है? एबीसी। तो पेरीमीटर का बात करता है तो A प्लस B प्लस C लिखते हैं, लेकिन सेमी वर्ड लग गया तो हाफ करना पड़ेगा, ठीक है? तो इसलिए डिवाइडेड बाई 2 किया और ये आपका S का वैल्यू होगा, ठीक है? तो व्हाट इंपॉर्टेंट थिंग इज विच यू नीड टू रिमेंबर इज, ये डब्बा बना देते हैं, ठीक है? ये आपको याद रखना है, क्लियर? व्हाट इज द फॉर्मूला? सिंपल, रूट अंडर S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, where S is the semi perimeter
एंड विच इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द साइड्स डिवाइडेड बाय 2। एबीसी क्या है? तो एबीसी ट्रायंगल के 3 साइड्स है। ओके, एबीसी ट्रायंगल के 3 साइड्स है। बोलो क्या यहां तक क्लियर है? सिंपल फॉर्मूला गाइस, इज इट क्लियर टिल दिस पार्ट? शुभम, क्या 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 बोला मैंने बोला कि यार हीरोन फॉर्मूला किस लिए यूज किया जाता है? तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल अभी तक हमको क्या फॉर्मूला पता था? तो हमको हाफ इंटू बेस इंटू हाइट पता था। ठीक है, जिसमें से बेस क्या होता है? तो बेस इज नथिंग बट साइड ऑफ अ ट्रायंगल। बट व्हाट इज हाइट? हाइट इज परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ऑपोजिट वर्टेक्स टू द बेस। तो अभी हाइट हमारे लिए बड़ा क्रूशियल हो जाता था। तो हीरोन्स ने क्या किया? हीरोन्स ने बताया, एक फॉर्मूला निकाला जिस फॉर्मूला के हेल्प से हम एक ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमको उस ट्रायंगल के तीनों साइड्स पता हो। तो एक ट्रायंगल के हम तीनों एक एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमको उसके तीनों साइड्स पता हो तो। ठीक है, तो उसके साइड्स एबीसी लिखे गए हैं। अब फॉर्मूला हो गया रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस टी, वेयर एस इज नथिंग बट द सेमी पेरीमीटर। तो वो कैसे कैलकुलेट करोगे? ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 करोगे। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन में सॉल्व करता हूं। एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। मैं मान लो कि मैंने एक छोटा सा सिंपल सा ट्रायंगल लिया, राइट एंगल ट्रायंगल ही रखो, बिकॉज ये फॉर्मूला सब पे एप्लीकेबल है। ये 90 डिग्री बना देते हैं, ये 12 मान लेते हैं, ये 5 मान लेते हैं, तो ये 13 हो जाएगा। राइट, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऐसे कितना हो जाएगा? हाफ इंटू, इस केस में 5 इंटू 12 हो जाता है। राइट, 5 इंटू 12 60 बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा? 30। मान लो अगर ये सारे सेंटीमीटर में लिखे होते, अगर ये सारे सेंटीमीटर में लिखे होते तो ये हो जाता हमारा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम निकालते हैं यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। हम वेरीफाई भी कर लेंगे ना, एक तरीके से वेरीफाई हो जाएगा यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला कि वो 30 आता है कि नहीं आता। राइट, चलो तो सबसे पहले अपन को क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? एस। एस क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो 5 प्लस 12 प्लस 13 डिवाइडेड बाई 2। ऐड करो ऊपर, तो 25 प्लस 5 30, 30 बाई 2 कितना हो गया? 15। तो सेमी पेरीमीटर कितना आया अपना भाई? 15 सेंटीमीटर आया। ठीक है, अब निकालते हैं एरिया। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, अब यहां पे s का वैल्यू कितना है? s का वैल्यू है 15। तो अब उसी चीज को हम पुट करेंगे गाइस। ठीक है, देखो उसी चीज को पुट करेंगे। तो s के जगह पे 15 रखा, ए बी सी कुछ भी रखो मैटर नहीं करेगा। तो मान लो यहाँ पे a रखा 12, b रखा 5 एंड c रखा 13। ठीक है, ए बी सी कुछ भी रखेंगे मैटर नहीं करेगा। तो अब ये बन गया 15 माइनस 5 इंटू 15 माइनस 12 इंटू 15 माइनस 13। ठीक है गाइस, अब कैलकुलेट करो। तो ये तो हमारा 15 है, ये 15 माइनस 5 हो जाएगा 10, ये अगला 15 माइनस 12 हो जाएगा 3, और ये अगला 15 माइनस 13 हो जाएगा 2। अब देखो आपको ये सॉल्व करना है। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, हमारा टारगेट क्या होता है ऐसे क्वेश्चन में? हमारा टारगेट होता है कि स्क्वायर रूट से जितना हो सके नंबर्स को बाहर निकालें। स्क्वायर रूट से जितना हो सके नंबर्स को बाहर निकालें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हम पेयर्स आइडेंटिफाई करेंगे। अगर हमको एक नंबर का 2 पेयर दिख रहा है तो उसमें से एक हम बाहर निकाल सकते हैं। राइट, तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूं, देखो मैं यहां तक तो आई होप आप सबको समझ में आ चुका होगा। इसके आगे बस अपन क्या करेंगे, मैं इसको अंदर ही प्राइम फैक्टराइज कर रहा हूं। ठीक है, तो अब देखो 15 है, तो 15 को क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 5 लिख सकते हैं। राइट, अंदर 10 है, 10 को क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 2 लिख सकते हो। ओके, और अपना 3 और 2 तो अकेला अकेला है ही भाई। अब देखो कितना पेयर बनता है, देखो कितना पेयर बनता है। तो ये देखो, ये 5 और 5 एक पेयर बन गया, ये 3 और 3
एक पेयर बन गया, और ये 2 और 2 पेयर्स बन गए कि नहीं। अब आपको पता है कि रूट के अंदर अगर 2 नंबर होता है तो रूट के बाहर एक ही निकल कर आता है कि नहीं। रूट के अंदर अगर 2 वैल्यूज होती हैं तो रूट के बाहर सिर्फ एक ही निकल कर आता है, राइट। तो उस हिसाब से 2 5 है तो उसमें से एक ही निकल कर आएगा, 2 3 है तो उसमें से एक ही निकल कर आएगा, और 2 2 है तो उसमें से भी एक ही निकल कर आएगा। तो फाइनली 5 इंटू 3 इंटू 2 कितना हो गया, 15 टू द 30। तो आपका आंसर हो जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। और देखो हमने जो निकाला था ऊपर फॉर्मूला से वहां भी कितना था, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। बोलो समझ में आया, क्लियर है क्या? यस सर। अप्रोच आ गया ना कैसे हमको सॉल्व करना है क्वेश्चन वगैरह। यस सर। आपको तीनों साइड्स दिया होगा, तीनों साइड्स में से आप सबसे पहले एस निकालोगे, एस कैलकुलेट करके फॉर्मूला में सारी वैल्यूज निकालो पुट करोगे, एंड देन यू नीड टू बी स्लाइटली केयरफुल बिकॉज रूट के अंदर एक बड़ा नंबर बनेगा। तो हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। देखो कुछ स्टूडेंट यहाँ पे क्या करते हैं, ये 15 इंटू 10 150 होता, 150 इंटू 3 450 होता, 450 इंटू 2 900 हो जाता। तो कुछ स्टूडेंट यहाँ साइड में 900 लिखते और 900 लिख के फिर इसको प्राइम फैक्टराइज करते और वो सारा झंझट करते। मैं सिंपली यही सजेस्ट करता हूँ हर स्टूडेंट को कि आप अंदर मल्टीप्लिकेशन करो ही मत, इनफैक्ट अंदर में ही नंबर को ब्रेक करो, जितना पेयर बनता है वो पेयर्स बनाओ और रूट से बाहर निकालो, ठीक है। तो दिस शुड बी योर अप्रोच व्हाइल सॉल्विंग अ क्वेश्चन ऑन हीरोन्स फॉर्मूला, ओके गाइस। तो अब आपके लिए इसी के बेसिस पे देखो, जानते हो क्या चैप्टर खत्म है, मतलब 70-80% चैप्टर खत्म है। अभी थोड़ा सा चीज बचा हुआ है, जैसे कि एक और बता दूं तो अभी एक सिंपल सी चीज आपको लिखवा देता हूं फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल, फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल। आफ्टर द क्लास ये पीडीएफ वैसे भी मैं आपके ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, ठीक है। सो व्हाट इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, टेल मी क्विकली। सर जिसका तीनों साइड इक्वल हो। तीनों साइड इक्वल, राइट। तो मानो कि तीनों साइड है ए एंड ए, ठीक है। अब क्या होता है कि इसका सिंपल सा, अभी मैं सिंपल फॉर्मूला लिख रहा हूं, अगली क्लास में इसका एक्सप्लेनेशन बता दूंगा, अभी हमारे पास टाइम थोड़ा कम है। तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज नथिंग बट एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल का एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है which is equal to √3/4 साइड स्क्वायर, ठीक है। √3/4 साइड स्क्वायर, साइड मैंने कितना माना हुआ है फिलहाल, a माना हुआ है, तो उस हिसाब से कितना हो जाएगा एरिया, √3/4 a स्क्वायर, ठीक है। साथ ही साथ एक और चीज जो बड़ा हेल्प करता है, इफ साइड, या फिर मैं ये लिख देता हूं, हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, height of an equilateral triangle is equal to, height of an equilateral triangle is equal to √3/2 into side, √3/2 into side। इसको अगले स्टेप में लिखेंगे √3/2 into a, ओके, √3/2 into a। मैं आपको अगली क्लास में बता दूंगा कि ये √3/2 a कैसे आया एंड ये √3/4 a स्क्वायर कैसे आया, ये भी आपको मैं अगली क्लास में बता दूंगा, ठीक है। बट फिलहाल के लिए आपको ये नोट डाउन करना है एंड इसके बेसिस पे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे आपके एक्सरसाइज में, क्लियर है गाइस। तो क्या क्या पढ़ा अपन ने पढ़ा व्हाट इज हीरोन्स फॉर्मूला, जिसमें मैंने आपको बताया कि हीरोन्स फॉर्मूला इज नथिंग बट इट इज अ मेथड व्हिच इज यूज्ड टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, because generally we know that area of a triangle is half into base into height, but वहां पे height जानना हमारे लिए जरूरी हो जाता है, हर केस में height हमको नहीं पता होता और निकालना भी मुश्किल होता है। तो हीरोन्स ने क्या किया था, हीरोन्स ने एक मेथड निकाला जो कहता है कि अगर हमको एक ट्रायंगल के
तीनों साइड्स अगर पता हो तो उन तीनों साइड्स को यूज करके हम एरिया ऑफ ट्रायंगल बता सकते हैं, ठीक है। एंड फिर ये फॉर्मूला आ गया। विनायक बार बार कैमरा क्यों ऑन कर रहे हो, बंद करो विनायक, ठीक है। वहां से फिर आप अपना ये फॉर्मूला हो गया, इस फॉर्मूला के बेसिस पे फिर एक क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया कैसे सॉल्व करते हैं, और साथ ही साथ एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, एंड हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज √3/2 इंटू साइड। इसको नोट डाउन करते हुए फिर आपको होमवर्क दिखा देते हैं। ओके, तो होमवर्क विल बी एक्सरसाइज 12.1। 6 क्वेश्चन है, सिर्फ ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ओके, तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं साथ ही साथ होमवर्क। होमवर्क इज एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट। ओके, बस ओनली 6 क्वेश्चन डन। तो यहीं पे फिर सेशन को एंड करते हैं। बाय एवरीवन, विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास।